अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फैमिली इंक्लोजर में आप सबको खुशामदीद। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो होगा WWE इन 2024। तो इस वक्त का जो मौजूदा लैंडस्केप है WWE का, उसको हम जहन में रखते हुए ये सारी बातें डिस्कस करेंगे कि आगे आने वाले साल में WWE के अंदर क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ उनको करना चाहिए। तो विदाउट फर्दर अडू हम शुरू करते हैं सबसे पहले हाल ही में रिटर्न करने वाले सुपरस्टार द रॉक से। तो जैसा कि हम सब ने देखा कि जो WWE का इस साल का सबसे पहला रॉ का शो था डे 1, उसमें द रॉक ने रिटर्न किया, और ना सिर्फ रिटर्न किया बल्कि रोमन रेंस को उन्होंने एक टाइटल मैच के लिए चैलेंज भी कर दिया है। तो अब यहाँ से सारी स्पेकुलेशन शुरू होती है कि क्या रॉक का मैच रोमन रेंस से जो होगा वो रेसलमेनिया 40 में होगा, या फिर वो मैच एलिमिनेशन चेंबर प्रीमियम लाइव इवेंट में होगा, जो कि इस साल ऑस्ट्रेलिया पर्थ में होने वाला है, क्योंकि वो भी एक स्टेडियम के अंदर वो इवेंट जो है वो होने वाला है। और तकरीबन वहाँ पे 60,000 के करीब कैपेसिटी होगी, जो कि मतलब क्राउड आएगा वहाँ देखने के लिए। तो उस प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए भी इन लोगों को एक अच्छा तगड़ा मैच चाहिए जो कि उस शो को रिप्रेजेंट करे अच्छे से ऑस्ट्रेलिया के क्राउड में। लेकिन अगर ये मैच एलिमिनेशन चेंबर के बजाय रेसलमेनिया 40 में होता है तो सवाल ये उठता है कि कोडी रोड्स की स्टोरी का क्या, जो कि एक साल से WWE बिल्ड कर रही है कि रेसलमेनिया 40 में कोडी जो है फाइनली अपनी स्टोरी को फिनिश करेंगे, रोमन रेंस को बीट करेंगे टाइटल के लिए, तो उसका क्या होगा। तो अब मुझे यही लगता है कि WWE को कोई एक बीच का रास्ता इसका निकालना पड़ेगा कि जी रॉक और रोमन रेंस का जो मैच है वो भी हो जाए और कोडी की स्टोरी भी फिनिश हो जाए। क्योंकि देखें, एक बहुत साफ सी बात है, अगर रॉक और रोमन रेंस का मैच रेसलमेनिया में होता है तब सबको पता है कि रॉक ने मैच हारना है, उसके बाद में उन्होंने हॉलीवुड चले जाना है। इसके बाद में फिर रोमन रेंस की जो ये टाइटल रेंज चल रही है, जो अभी से ही स्टेल हो गई है, इतनी अभी से क्या बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पिछले 2 साल से ही हो गई थी तो वो और कितना लंबी चलेगी, क्योंकि रेसलमेनिया के अलावा तो उन्होंने कहीं हारना नहीं है। तो क्या ये रेसलमेनिया 41 तक बात जाएगी? तो मेरे ख्याल से टाइटल रेन ऑलरेडी 2 साल लंबी चल चुकी है और मजीद 1 साल इसको घसीटने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मुझे यही लगता है कि सिंपली कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच करवा के और कोडी को ये टाइटल्स जो हैं वो दे देने चाहिए, अनडिस्प्यूटेड टाइटल्स जो हैं रोमन रेंस के। और रॉक वर्सेस रोमन रेंस को एलिमिनेशन चेंबर के लिए ही इन लोगों को रखना चाहिए वो मैच, क्योंकि वहाँ पे एक बिल्कुल नई ऑडियंस होगी जिसके सामने WWE जा रही है। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में काफी सालों के बाद जो है अब ये जाके कोई शो कर रहे हैं और एक वहाँ पे भी इन लोगों को फैन बेस अपनी बिल्ड करनी है। तो मेरे ख्याल से रॉक और रोमन रेंस जैसे कैलिबर का मैच अगर वहाँ हो जाता है 60,000 कैपेसिटी वाले क्राउड के सामने, तो मेरे ख्याल से बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। दूसरा ये कि कोडी और रोमन की जो स्टोरी है ये भी खत्म होगी एक दफा के लिए, और कोडी रोड्स की शक्ल में हमें एक नया वर्ल्ड चैंपियन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी लोग कुछ समय तक फेडअप हो चुके हैं रोमन रेंस की स्टेल टाइटल रेंज से, और वो एक नए फेस को देखना चाहते हैं एज वर्ल्ड चैंपियन। क्योंकि ऑलरेडी मतलब काफी साल जाया हो गए हैं, बहुत से यहाँ पे टैलेंटेड सुपरस्टार्स हैं, उनके 4 साल तकरीबन होने वाले हैं। तो आई थिंक ये बहुत अनफेयर हो जाता है बाकी जो डिजर्विंग सुपरस्टार्स हैं उनके लिए। तो इसी के साथ साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के फास्टेस्ट राइजिंग स्टार के बारे में। जी हाँ, मैं एले नाइट की बात कर रहा हूँ। और एले नाइट का केस कुछ ऐसा है कि उनके पास वो सारे टूल्स हैं जो कि एक रेसलर को सक्सीड करने के लिए चाहिए होते हैं। फैन सपोर्ट उनके पास बेतहाशा है, क्राउड में फुली ओवर है वो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि WWE आखिर किस बात से डरती है और क्यों ट्रिगर पुल नहीं करती उनके पुश के लिए। और मेरे ख्याल से नाउ इज द राइट टाइम कि अब एले नाइट को पुश किया जाए। और अभी मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था जो कि जिनमें लिखा था कि लोगन पॉल से एले नाइट का मैच होने वाला है रेसलमेनिया 40 में, और वो फाइनली लोगन पॉल को डिथ्रोन करके यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनेंगे। तो अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा उनके कैरियर के लिए, बिकॉज वो अब ही इज गोना बी 42 इन 2024। तो अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है एज एन एक्टिव कंपेटिटर। सो आई थिंक रेसलमेनिया 40 वो परफेक्ट जगह है जहाँ पे एले नाइट का पुश फाइनली स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो जी इसके बाद हम आते हैं हमारे रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गंथर के ऊपर। अब गंथर मेरे ख्याल में बहुत ही टैलेंटेड और कमाल के रेसलर हैं, और उनकी जो ये पूरी आईसी टाइटल रेन है 2022 जून से जो शुरू हुई थी और अब तक चल रही है, वो बहुत ही इम्प्रेसिव रही है। एक से एक उन्होंने बैंगर मैच दिया है, और आई थिंक ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आईसी चैंपियंस ऑफ ऑल टाइम, इफ नॉट दी ग्रेटेस्ट। लेकिन अब रिसेंटली उनके साथ भी वही मसला शुरू हो गया है जो रोमन रेंस के साथ है, एक हद से ज्यादा लंबा टाइटल रेन। पहले तो मतलब सुनने में आया कि हॉन्की टॉन्क मैन का रिकॉर्ड जब वो बीट कर देंगे तो उसके बाद टाइटल वो हार जाएंगे चैड गेबल से। और चैड गेबल एक बहुत अच्छी चॉइस थे गंथर को डिथ्रोन करने के लिए। एक बहुत अच्छी स्टोरी लाइन बिल्ड की जा रही थी बाकायदा, जिसमें कि हमें देख के लग रहा था कि चैड गेबल ही वो शख्स होंगे जो कि गंथर को डिथ्रोन करेंगे। लेकिन अचानक फिर पता नहीं क्या हुआ, एब्रप्टली वो स्टोरी लाइन एंड हो गई। चैड गेबल अब दोबारा से वही जॉबिंग कर रहे हैं अल्फा अकेडमी में। तो वो सारे प्लान्स तो अब रिपोर्टेडली मेरे ख्याल से स्क्रैप ही हो गए। अब जो नई रिपोर्ट्स आई हैं वो उनका कहना
कहना ये है कि गंथर का ब्रॉक लेसनर से मैच होगा रेसलमेनिया 14 में, और ब्रॉक लेसनर वो शख्स होंगे जो गंथर को फाइनली डिथ्रोन करके नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनेंगे अपने कैरियर में पहली दफा। तो इस डिसीजन से मेरे ख्याल से गंथर को तो अच्छा खासा फायदा होगा कि मतलब उनकी बुकिंग खासी प्रोटेक्टेड हो जाएगी कि भाई ब्रॉक लेसनर जैसे कैलिबर का बंदा लगा इनको हराने के लिए, डिथ्रोन करने के लिए फाइनली। लेकिन इससे ब्रॉक लेसनर को खुद कोई फायदा नहीं होगा। मतलब ही इज 46 ईयर्स ओल्ड, ही इज अ 10 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, बहुत कुछ अकॉम्प्लिश कर चुके हैं ब्रॉक लेसनर ऑलरेडी WWE के अंदर। तो आई थिंक किसी नए स्टार को ही डिथ्रोन करना चाहिए गंथर को, ताकि मतलब आप अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकें उस स्टार के अराउंड, ना कि ये कि मतलब पास्ट में ही अपने रिलाय करे जा रहे हैं। जो पास्ट के आपके सुपर स्टार्स हैं, लेजेंड्स हैं, कब तक मतलब वो चलेंगे? एक टाइम आएगा उनको रिटायर होना पड़ेगा, उसके बाद में मतलब टॉप कैलिबर के सुपर स्टार्स की कमी हो जाएगी अच्छी खासी। तो मेरे ख्याल से इस चीज को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए WWE को अपना डिसीजन लेना चाहिए कि गंथर को अपना टाइटल किसको जो है वो ड्रॉप करना है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा वुमेन्स डिवीजन के बारे में। तो वुमेन्स डिवीजन जो है वो तो पूरा का पूरा ही इंतहाई लैक लस्टर चल रहा है और उसको तो ओवरऑल ही बहुत ज्यादा बेटरमेंट की जरूरत है। लेकिन इसके बावजूद एक स्टोरी लाइन है जिसमें मेरा और शायद बाकी फैंस का भी अच्छा खासा इंटरेस्ट है, और वो है डैमेज कंट्रोल और उनकी जो इम्प्लोजन है, इवेंचुअल इम्प्लोजन, उसकी स्टोरी लाइन वो किस तरह से होगी। तो काफी टाइम से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डैमेज कंट्रोल जो है पूरी के पूरी वो बेली के ऊपर टर्न ऑन करने वाले, उनको बिट्रे कर देंगे और इस ग्रुप से उनको किक आउट कर देंगे, जिसके बाद बेली विल गो ऑन टू विन द रॉयल रंबल मैच और फिर वो इवेंचुअली ईओ स्काई को चैलेंज करेंगी उनकी चैंपियनशिप के लिए, और फाइनली रेसलमेनिया में उनको डिथ्रोन करके नई चैंपियन बन जाएंगी। तो अगर तो WWE इस स्टोरी लाइन के साथ आगे बढ़ रही है तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा डिसीजन होगा स्टोरी लाइन वाइज। इसमें इस स्टोरी में बहुत ज्यादा दम है कि मतलब रेसलमेनिया के लेवल पे वो डिलीवर कर सके, और आई थिंक बेली और ईओ स्काई दोनों ही बहुत अच्छी इन रिंग कंपेटिटर्स हैं। तो इस बात में तो कोई शक नहीं कि मैच जो है बहुत अच्छा मैच होगा। तो लेट्स होप के WWE इसी प्लान के साथ आगे बढ़ती है और हम ये स्टोरी अनफोल्ड होते हुए देखते हैं रेसलमेनिया में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं WWE के टैग टीम डिवीजन की। अब ये टैग टीम डिवीजन जो है ये दोनों तरफ ही इंतहाई लैक लस्टर चल रहे हैं, चाहे वो खवातीन की तरफ हो या मर्दों की तरफ हो। हालांकि दोनों ही तरफ खासे टैलेंटेड रेसलर्स मौजूद हैं जिनको यूज करके आप एक बहुत बेहतर टैग टीम डिवीजन बना सकते हैं, खास तौर से मर्दों में। मतलब आपके पास क्रीड ब्रदर्स हैं, वाइकिंग रेडर्स हैं, ऑस्टिन थ्यूरी एंड ग्रेसन बॉलर हैं, तो ये काफी अच्छी टैग टीम्स हैं। इनको यूज करके आप एक बहुत अच्छा डिवीजन बना सकते हैं। और अभी ये भी सुनने में आ रहा था कि जो ये अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स हैं जो कि अभी करंटली फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट ने होल्ड किए हुए जजमेंट डे वाले, ये अभी स्प्लिट होने वाले हैं और ये कम्प्लीटली न्यू सेट ऑफ बेल्ट्स इंट्रोड्यूस होंगी जो दोनों ब्रांड्स की अपनी अपनी एक्सक्लूसिव होंगी, यानी कि रॉ के अलग चैंपियंस होंगे और स्मैकडाउन के अलग चैंपियंस होंगे। आई थिंक ये बहुत अच्छा डिसीजन है, लेकिन इसके लिए आपको मजीद टीम्स की जरूरत है और अच्छी टीम्स की जरूरत है, क्योंकि अगर एक सेट ऑफ बेल्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो टीम्स इस वक्त आपके पास इनफ हैं, लेकिन अगर आप दो सेट ऑफ बेल्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको मजीद टीम्स चाहिए होंगी और आपको उनको प्रॉपरली बिल्ड भी करना होगा। तो मेरे ख्याल से ये एक प्रॉब्लम है जिसका WWE को सोल्यूशन जो है वो जल्द से जल्द ढूंढना होगा ताकि एक बेहतर टैग टीम डिवीजन बन सके 2024 में। तो चलें इसके बाद हम बात करते हैं द फेनोमिनल वन एजे स्टाइल्स के बारे में। तो एजे स्टाइल्स ने भी हाल ही में अपना रिटर्न किया है और वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट गिमिक के साथ इस बार वापस आए हैं WWE में, और ये गिमिक जो है काफी हद तक जो मैंने देखा है लोग यही कह रहे हैं कि उनकी ये TNA के जमाने की जो उनकी गिमिक थी लोन वुल्फ वाली, काफी हद तक उससे मिलती जुलती है, जिसमें बेसिकली वो एक ट्विनर है, ना फेस है ना हील है, पूरी तरह से सिर्फ अपना मफाद देख रहे हैं। तो इस गिमिक चेंज ने एजे स्टाइल्स को काफी इंटरेस्टिंग बना दिया और मस्त सी टीवी हो गया। जब भी वो आते हैं हम जानना चाहते हैं कि भाई आगे क्या करेंगे, वो उनके मोटिव्स क्या हैं। अब सो आई थिंक एक वर्ल्ड टाइटल रन तो इस साल एक अनलाइकली सिनेरियो ही लगता है मुझे एजे स्टाइल्स के लिए, लेकिन फिर भी मैं होप करता हूँ कि वो हमें बेहतर स्टोरी लाइंस और बेहतर मैचेस में देखने को मिले एज कम्पेयर टू हिज प्रीवियस फ्यू ईयर्स। तो चलें अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द वाइपर रैंडी ऑर्टन के बारे में। सो रैंडी ऑर्टन ने भी हाल ही में अपना रिटर्न किया और फिलहाल वो ब्लड लाइन के साथ एक राइवलरी में है जो कि आई थिंक रॉयल रंबल में कंक्लूड भी हो जाएगी। लेकिन इस सब के बाद उनका फ्यूचर क्या रहने वाला है? अब कुछ फैंस और फैंटेसी बुकर्स का ऐसा कहना है कि अगर तो कोडी रोड्स रोमन रेंस को डिथ्रोन करते हैं रेसलमेनिया में और वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं नए, तो इन फ्यूचर डाउन द लाइन जाके रैंडी ऑर्टन का हील टर्न होगा और मे बी उसके बाद वो कोडी रोड्स के साथ एक फ्यूड में जो है डाल दिए जाएंगे और पॉसिबली वो कोडी को डिथ्रोन भी कर दें उनके वर्ल्ड टाइटल्स के लिए, जो कि मेरी नजर में एक बहुत ही फैंटास्टिक स्टोरी लाइन बनेगी इफ रिटन वेल एंड बुक्ड वेल ऑब्वियसली। लेकिन अगर इसके अलावा WWE के कोई और प्लान है रैंडी ऑर्टन के लिए तो आई होप कि वो भी बहुत अच्छे हों, बिकॉज
बिकॉज रैंडी ऑर्टन तो मेरे भाई ऑल टाइम फेवरेट रेसलर हैं, तो मैं नहीं चाहूंगा कि किसी बुरी स्टोरी लाइन में या बुरे मैचेस के अंदर उनको मैं देखूं। तो चलें जी, इसके साथ साथ अब फाइनली हम बात करते हैं अपने आखिरी आज के टॉपिक पे, और वो हैं नन अदर देन द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। तो हाल ही में तकरीबन 10 साल के बाद सीएम पंक ने अपना रिटर्न किया डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और तभी से ये स्पेकुलेशंस घूम रही हैं कि सीएम पंक जो हैं वो रॉयल रंबल मैच जीतेंगे 2024 का, और उसके बाद वो सेथ रॉलिंस को चैलेंज करेंगे। हमने देखा सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक ये दोनों लोग फेस टू फेस भी आए हैं मंडे नाइट रॉ के एक एपिसोड में। काफी हाईली रेटेड सेगमेंट था वो, काफी लोगों को वो पसंद आया मुझ समय। तो सीएम पंक की तो स्टोरी क्लियरली इसी तरफ जा रही है कि वो सेथ रॉलिंस से मैच करेंगे रेसलमेनिया में फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, और फाइनली रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेंगे, और ना सिर्फ मेन इवेंट करेंगे बल्कि टाइटल भी जीतेंगे। तो ये मेरे ख्याल से एक परफेक्ट स्टोरी लाइन होगी उनके लिए, एक परफेक्ट मोमेंट होगा जिसके लिए मतलब वो कोई पिछले 10 साल से वेट कर रहे हैं। और भाई मैं तो अभी से ही जो सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच इन फ्यूचर हम प्रोमो सेगमेंट्स देखने वाले हैं उनके बारे में इमेजिन कर करके अभी से ही एक्साइटेड हो रहा हूँ। तो नाज़रीन, ये थी मेरी प्रेडिक्शंस कि साल 2024 में डब्ल्यूडब्ल्यूई में क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ उनको करना चाहिए। इस पे भी मैंने अपने कुछ ओपिनियंस दिए हैं। आई डू होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, और आप लोग भी कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में इस साल क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ होना चाहिए। और इन दी एंड में यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।